नमस्कार। आज हम भारत में डचों की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसने व्यापार में तो जबरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से यहां से चला भी गया। सोचिए जरा, डचों ने मसालों और कपड़ों का एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क बना दिया। लेकिन जब भारत में अपनी एक छाप छोड़ने की बात आई, तो वो अंग्रेजों से पीछे क्यों रह गए? चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है डचों के आने से, जब वो एक नई और बहुत ताकतवर कारोबारी शक्ति के तौर पर सामने आए। तो सवाल यह है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी जमाई कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1596 में, जब पहले डच नागरिक कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पूरब में पहुंचे। इसके ठीक 6 साल बाद 1602 में उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली और 1605 आते आते तो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित भी कर दी। मतलब ये शुरुआती कदम बहुत ही तेजी से और प्लानिंग के साथ उठाए गए थे। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ये तो एक मेगा कॉरपोरेशन जैसी थी, जिसे डच सरकार ने जंग छेड़ने, समझौते करने और यहां तक कि कॉलोनियां बनाने की ताकत भी दे रखी थी। आप समझ सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली संगठन रहा होगा, जैसे कोई कंपनी और सरकार का मिलाजुला रूप हो। और अपनी इसी ताकतवर कंपनी के दम पर डचों ने भारत में एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। चलिए देखते हैं कि यह दिखता कैसा था। तो उनका ये साम्राज्य दिखता कैसा था? उनका नेटवर्क ही उनकी पहुंच को दिखाता है। मसूलीपट्टनम में अपनी पहली चौकी से लेकर सूरत, चिंसूरा और कोचीन जैसे बड़े सेंटर्स तक उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक जबरदस्त नेटवर्क बना लिया था। और नागापट्टनम तो दक्षिण में उनका मेन गढ़ बन चुका था। अच्छा, तो वे यहां से ले क्या जा रहे थे? ये जो लिस्ट है ना, यही उनकी दौलत का राज थी। नील, कपड़े, रेशम और शोरा जैसे बेशकीमती सामान। उन्होंने मसालों और खासकर काली मिर्च के व्यापार को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे वो यूरोप में बेहद अमीर हो गए। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर था। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने उस वक्त के सबसे फायदेमंद व्यापार यानी काली मिर्च और मसालों की ट्रेड पर पूरी तरह से अपना एकाधिकार जमा लिया था। ये उनकी सबसे बड़ी कारोबारी कामयाबी थी और यही वो खजाना था जिसकी हिफाजत वो किसी भी कीमत पर करना चाहते थे। लेकिन वो यहां अकेले नहीं थे। अब कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की और शुरू होता है उनके साथ एक बढ़ता हुआ टकराव, जो उनके सबसे बड़े यूरोपियन कॉम्पिटिटर थे। और ये दुश्मनी अक्सर खूनी भी हो जाती थी। 1623 में इंडोनेशिया में हुआ अम्बोना नरसंहार एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां डचों ने कई अंग्रेज व्यापारियों की हत्या कर दी। इस एक घटना ने दोनों ताकतों के बीच की कड़वाहट को और बढ़ा दिया, जिसका असर भारत तक भी पहुंचा। और यहीं पर इन दोनों ताकतों के बीच का बुनियादी फर्क साफ हो जाता है। डचों का मकसद एकदम क्लियर था, सिर्फ पैसा कमाना। उन्हें भारत में कोई साम्राज्य बनाने में दिलचस्पी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा बड़ी थीं। वो सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि यहां पर शासन भी करना चाहते थे। और यही सोच का फर्क आखिर में सब कुछ तय कर गया। तो इस पूरी राइवलरी का नतीजा क्या निकला? असल में इसी ने डचों के भारत से जाने की जमीन तैयार कर दी। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इसका पहला हिस्सा एक सोचा समझा बिजनेस डिसीजन था। 1667 में एक समझौता हुआ। इसके तहत डचों ने भारत में अपनी एम्बिशंस को छोड़ दिया और बदले में उन्हें इंडोनेशिया में मसालों के व्यापार पर पूरा कंट्रोल मिल गया, जो उनके लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद था। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने इंडोनेशिया पर पूरा ध्यान लगाने के लिए भारत को अंग्रेजों के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो कुछ भी बचा खुचा था उसे एक आखिरी लड़ाई ने खत्म कर दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत में डचों की किस्मत पर ताला लगा दिया। यह आखिरी चोट लगी 1759 में बिदारा की लड़ाई में। इसमें एक मजेदार ट्विस्ट भी था। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने ही अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए डचों के साथ एक सीक्रेट प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ गया। अंग्रेजों ने डचों को इतनी बुरी तरह हराया कि भारत में एक बड़ी ताकत बनने की उनकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो आखिरकार डच भारत से चले क्यों गए? आइए इस पूरी विरासत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी को देखने के बाद उनके जाने के सबसे बड़े कारण क्या नजर आते हैं? संक्षेप में देखें तो ये सब 4 मुख्य बातों पर आकर रुकता है। पहला, उनका पूरा ध्यान हमेशा व्यापार पर था, साम्राज्य बनाने पर नहीं। दूसरा, उन्होंने स्ट्रैटेजिकली इंडोनेशिया पर फोकस करने का फैसला किया।
तीसरा, उन्होंने एक डील के तहत अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। और आखिर में एक बड़ी सैन्य हार ने उनकी किस्मत तय कर दी। ये एक तरह से बिजनेस एग्जिट था, किसी टूटते हुए साम्राज्य का पतन नहीं। जाते जाते एक सवाल जरूर सोचने वाला है। अगर डचों ने भी अंग्रेजों की तरह सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि साम्राज्य बनाने पर ध्यान दिया होता तो क्या होता? क्या भारत का औपनिवेशिक इतिहास कुछ अलग होता? ये सवाल उनकी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए धन्यवाद।